Hello guys, how are you all? I hope you all are very fine and very good. So guys, in this video we are going to discuss some remaining topics from class 12th chemistry and that is chapter 2nd, that is solution. तो इसमें हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा चैप्टर रह जाता है जैसे कि मोलिकुलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास कह लें, और उसके बाद फिर वेंट फैक्टर के बारे में। फिर ये चैप्टर लगभग ख़त्म होने जैसा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये बातें ज़रूर समझ आएंगी क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, तो क्यों नहीं समझ आएगा आइडियल सॉल्यूशन। और ये चीज़ जो है प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ना। ये हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछी जा रही होती है। तो एक साइड हम लोग कॉलम बना लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का और एक साइड बना लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये सब क्या चीज़ है। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए चार बातें हैं, ठीक है। चार बातें हैं। सबसे पहली बात कि वो सॉल्यूशन फॉलो करना चाहिए किसको, राउल्ट्स लॉ को। पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तभी वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक। उसके बाद जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाए तो उसके मिक्स करने के बाद, है ना, मिक्सचर की जो एंथैल्पी का जो चेंज है वो नेट चेंज कैसा आना चाहिए, ज़ीरो। मतलब जैसे आपने शुगर को वाटर में मिलाया, यानी चीनी को पानी में मिला के शरबत बनाया, तो उस समय वहाँ पे नेट एंथैल्पी का चेंज कैसा आना चाहिए, ज़ीरो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट व्हेन दे आर डिजॉल्व, है ना, व्हेन दे आर डिजॉल्व विथ टुगेदर, तब वहाँ पर क्या होना चाहिए, द नेट एंथैल्पी चेंज शुड बी लाइक कैसा, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। उसी की तरीके से बच्चों, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाए तो उनका जो मिक्सचर है ना, वो भी कैसा, मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम वो कैसा होना चाहिए, वो भी होना चाहिए ज़ीरो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम होना चाहिए ज़ीरो। मतलब कि यदि आपका यहाँ तक सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, ठीक, तो जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट मिलाने के बाद भी इसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम का यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये सॉल्यूट है आपका, ठीक है। सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, ए टाइप का, और मान लीजिए कि ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, बी टाइप का। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा ए बी टाइप का, जिनके बीच इंटरेक्शन होगा। कहा क्या जाता है कि ये इंटरेक्शन, यानी सॉल्यूट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन और मिक्सचर का, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन यदि एक ही जैसा है, कैसा है, सिमिलर, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से बहुत सारी बातें हैं कि जो जनरली सामान्यतः बहुत सारे सॉल्यूशन को फॉलो ही नहीं करने वाली हैं। इसीलिए हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जनरली डू नॉट एग्जिस्ट, कि ये ऐसी बात है कि जो वास्तव में हकीकत में हो नहीं रही होती है, ठीक। लेकिन बच्चों बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं जो कि आप याद करके रखेंगे, जैसे कि हेक्सेन को हेप्टेन के साथ मिला दिया गया, ठीक है। हेक्सेन को हेप्टेन के साथ यदि मिला दिया गया, ब्रोमोइथेन को क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन कॉमा क्लोरोइथेन, मेरे ख्याल से इन सब का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। उसी तरह से बच्चों बेंजीन को टोलुइन के साथ मिलाया जाए, तब हम लोगों को कुछ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाते हैं। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करी जाए। अब कोई सॉल्यूशन यदि आइडियल नहीं है ना, और वो बाइनरी सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा बच्चों, फंडामेंटल सी बात है कि वो क्या कर रहा होगा, इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली बात हो गई क्या, कि इस तरीके के सॉल्यूशन जो होते हैं डू नॉट फॉलो क्या, राउल्ट्स लॉ, है ना, यानी कि राउल्ट्स लॉ को वो फॉलो ही नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, राउल्ट्स लॉ को कोई सॉल्यूशन यदि फॉलो नहीं कर रहा है तो या तो वो उसके पॉजिटिव नेचर को शो कर रहा होगा या तो नेगेटिव नेचर के शो कर रहा होगा। मतलब जैसे कहा जाए कि कई लोग, है ना, एक रेसिंग में है ना,
एक रेसिंग में जा रहे हैं, तो ऐसा कहा जाए कि एक व्यक्ति है जो किसी खास व्यक्ति को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब या तो वो बहुत आगे चला गया होगा या तो वो बहुत पीछे होगा, तभी हम लोग कहेंगे ना कि वो व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति को फॉलो ही नहीं कर रहा, वो मनमस्त अपना चले जा रहा है। तो इसका मतलब कि हो सकता है कि वो बहुत पीछे है और सामने वाला व्यक्ति बहुत आगे है। तो सीधी सी बात है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो जब फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो इसका मतलब कि हो सकता है वो पॉजिटिव नेचर के शो कर रहे होंगे और नेगेटिव नेचर के। तो यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज़ पॉजिटिव डेविएशन है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, पहले होते हैं कौन से वाले, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे वाले कौन से होते हैं, नेगेटिव डेविएशन। बताइए, यदि हम लोग राउल्स लॉ का ग्राफ बनाएं तो राउल्स लॉ का ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनता है, ठीक। क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। वेपर प्रेशर इसकी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर थोड़ी बढ़ी हुई मालूम हमें चलेगी, उसी तरीके से यहाँ पर भी बढ़ी हुई मालूम चलेगी। बताइए, पॉजिटिव डेविएशन है तो कुछ ऐसा हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि इथेनॉल हो जाए, इसकी मिलावट हम लोग किसके साथ कर ले, एसीटोन के साथ। देखिए, जब इथेनॉल और इथेनॉल के पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ है ना, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे, इथेनॉल और दूसरा वाला इथेनॉल, इनके बीच में एक अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जब इस इथेनॉल को एसीटोन के साथ मिलाया गया तो इनके बीच में क्या है कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन नहीं पा रही, यानी इस मिक्सचर में एसीटोन और इथेनॉल में बहुत अच्छा इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से अब यदि हम लोग इसको हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे तो जल्दी से ही इसकी वेपर क्रिएट होने वाली है, और जल्दी से वेपर क्रिएट होगी तो इसकी वेपर प्रेशर भी बढ़े हुए मालूम चलेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे वेपर प्रेशर जो दिख रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये जनरली जैसा राउल्स लॉ को होना चाहिए था उससे क्या कर रहा है, ये थोड़ा इंक्रीज करके आपको दिख रहा है, पॉजिटिव नेचर का दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना, यानी कि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस के बीच में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाया, जबकि इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि खुद वेपर फॉर्म नहीं करना चाहता है, जो खुद अपने में ही एक अच्छा बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद नेगेटिव डेविएशन, वापस से इसको ग्राफ में ही समझ लेते हैं। देखिए, ये हम लोगों का बन गया राउल्स लॉ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है तो यानी कि वेपर प्रेशर नीचे की तरफ थोड़ी हमें कम मिलने वाली है। वेपर प्रेशर यहाँ पर भी हमें क्या है कि नीचे की तरफ कम मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ इसका ऐसा कुछ बनाया, ध्यान से बारीकी से समझेंगे इस बात को। तो ये है हम लोगों का राउल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म। देखिए, एसीटोन कैसा होता है, ये होता है कुछ ऐसा, और क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, Cl। इनके बीच में हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस के बीच में हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से अब इस चीज़ को हम हीट करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी इसकी वेपर ही फॉर्म नहीं करेगी, और जब वेपर ही फॉर्म नहीं करेगी तो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर तो कम होना ही है। तो मेरे ख्याल से आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसके कुछ एग्जाम्पल जो कि हमें याद रखने हैं, एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक दिया है आपकी बुक में, एजियोट्रॉप। देखते हैं ये क्या चीज़ है, बहुत ही आसान है, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान से सुनेंगे एक बार में समझ आ जाएगा। एजियोट्रॉप, देखिए, बहुत सारे ऐसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनको जब हीट किया जाता है तो वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में साथ साथ मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A और B का आपका मिक्सचर है, और ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड सॉल्यूशन है, A और B का एक लिक्विड मिक्सचर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अब जैसे ही आपने हीट किया, ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए था, क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड्स हैं तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आपने हीट किया तो ये दोनों वेपर के फॉर्म में भी, है ना, साथ साथ पाए जा रहे हैं, वेपर के फेज में भी साथ साथ पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से A और B को इस मिक्सचर से सेपरेट कर पाना है कैसा है, मुश्किल है, मुश्किल। तो इसी तरीके के
बहुत सारे जो मिक्सचर होते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉप कहा जाता है, एजियोट्रॉप। तो इस एजियोट्रॉप में क्या होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बताइए, देखिए वो सारे मिक्सचर या वो कुछ ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन का सब्सटेंस जो राउल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना, पॉजिटिव डेविएशन का शो करता है, वो सब क्या कहलाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाते हैं। और जो राउल्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो क्या कहलाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाता है। तो इसके आपको इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल और इसके ये वाले एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे आपको भूख लगी हो बहुत खतरनाक भयानक वाली, तो आप उस समय सूखी रोटी या फिर सूखा चावल कुछ भी खा लेने पर निर्भर करते हैं, न कि आपको कोई बहुत स्वादिष्ट, है ना, टेस्टी, जायका भरा हुआ लजीज खाना नहीं चाहिए। तो आपकी उस समय की भूख कैसी हो गई, बताइए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। वो सिर्फ सूखी रोटी या फिर सूखे चावल पर ही निर्भर कर रही है ना, है कि नहीं, वो सिर्फ एक खाने पर ही निर्भर कर रही है, न कि उसके स्वाद पर निर्भर कर रही है। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ही आसान है और एक ही बार में समझ आ जाएगा। ये क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, irrespective of nature of particles। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये कुल 4 तरीके का है जो आपकी बुक में दिया है। ठीक है, एक एक करके चारों चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं RLVP लिख देता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शॉर्ट में हमने क्या लिख लिया, RLVP। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही होंगी। जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसा वैसा करके कृपया करके बताते चलिए, कहाँ पे दिक्कत फंस रही है वो भी बताओ कि यहाँ पे सर जो आप बात कर रहे हैं तो वो हमें समझ नहीं आया। 2-3 बार रिपीट करके देखो, ठीक है, समझ आएगा। उसके बाद जो बच्चों हम लोग का आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो अगले पॉइंट है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जो आखिरी बात है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत कुछ आप इसमें सीखेंगे, ध्यान से चलेंगे मेरे साथ साथ रिदम बना के। तो ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं RLVP या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, यदि हम लोगों के पास एक कंटेनर है और इसमें प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, ठीक, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सिर्फ प्योर लिक्विड है, तो इसको जब हमने हीट किया, जब हीट किया यहाँ पे वेपर फॉर्म करी और उस वेपर की वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, P01। बताइए, इस लिक्विड की वजह से हीट करने के बाद इस लिक्विड की वजह से जो भी इसमें वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ वो कितना है, P01। ठीक, लेकिन इसमें मान लीजिए कि आपने बाहर से कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। कैसा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जिसकी खुद की वेपर फॉर्म नहीं करती है। तो जब ये आके इसमें पड़ा रहेगा, है ना, इसकी जो लिक्विड की वेपर बन रही थी उसके वेपर के फॉर्मेशन को भी बाधित करेगा, रोकेगा। तो अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। ये सब मैंने पहले बता दिया है, तो जिसको हम लोग बोलेंगे P1। और ये वाला प्रेशर हम लोग का कैसा है, कम है, यानी कि
बाद वाला इस सॉल्यूशन का प्रेशर P1 कैसा है, कम है, P01 कैसा था, इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा था। तो बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या, कम पता करना है, चेंज पता करना है, तो हम लोग का कितना हो गया, P01 माइनस P1 हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, ये P01 कितना होता है, सॉरी ये वाला, ये हम लोग का कितना होता है, P1 कितना होता है, ये होता है P01 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, अरे भाई ये सब राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा रखा है पहले। तो ये हम लोग का हो गया P01 माइनस ये कितना हो गया P01 और ये x1। ठीक है, अच्छा ये है क्या, इसको हम लोग डेल्टा P बोलते हैं क्या, यानी कि वेपर प्रेशर का कैसा है, पार्शियल वेपर प्रेशर का चेंज। और यहाँ पर बताइए कुछ चीज़ें कॉमन मिल गई, P01 और 1 माइनस x1 मिल गया। ठीक है, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बुक में दे रखा है तो मैं ये बता देता हूँ। केमिस्ट्री में आमतौर पर ज़्यादा डेरिवेशन लगभग नहीं पूछे जाते हैं, वो आपसे न्यूमेरिकल्स पूछता है, वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसा करा। इसके बाद ये तो हम लोगों का क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बताइए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी चेंज इन वेपर प्रेशर, इतना आया। लेकिन क्या करा है, रिलेटिव लोअरिंग, किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों को क्या करना है, इस डेल्टा P को P01 से डिवाइड करना है, और इधर भी क्या हो गया P01 और ये 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई P01। बताइए, चेंज इन वेपर प्रेशर, ध्यान से समझेंगे, ये क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ, पहले वाले के रिस्पेक्ट में, यानी P01 के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ। तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी दिख रही है ना, इस पूरी क्वांटिटी को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन कैसा, रिलेशन के बीच में, एक सापेक्ष के बीच में, एक संबंध के बीच में, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि डेल्टा P01 से भी यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, 1 माइनस x1 कितना हो जाएगा, बताइए, मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट कितना होता है, 1। तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस x1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस x1 है, इसकी जगह पे हम लोग का कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू x2 आ जाएगा। तो यानी कि डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी। ठीक, तो इसमें कुछ चीज़ें मिटा लेते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें मिटा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये हम लोग का जो प्योर लिक्विड है, ये वन कंपोनेंट, जो हम लोगों ने बाहर से इसमें मिलाया वो सेकेंड कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे देखो कि हम लोग का ये कैसा निकल के आ गया है फॉर्मूला। इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा P अपॉन P01 इक्वल टू N2 N1 प्लस N2। ये N2 क्या है, मोल ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, N1 क्या है, मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। यानी कि ये एक फॉर्मूला बन गया। इसी को हम लोग थोड़ा और एक्सपेंड कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि यदि आपका जो N2 है फार ग्रेटर देन N1 है ना, ये वाली वैल्यू कैसी है, काफ़ी ज़्यादा है। मान लो कि ये 1000 है और ये 0.1 है कि नहीं। अरे भाई ऐसा कुछ समझ लो कि N2 कैसा है 1000 और ये N1 कैसा है 0.001। तो इसको ऐड करें हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, इस N1 को नेग्लेक्ट कर दिया। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा P इक्वल टू P01 इक्वल टू ये आ जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 आ जाएगा। ठीक है, N2 डिवाइडेड बाई N1। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली ये मिस्टेक हो गया, जब हम लोगों का N2 कैसा हो, बहुत छोटा हो, उल्टा हो गया यहाँ पे, N2 कैसा हो आपका, बहुत ही छोटा हो। ठीक है, ये यहाँ पे N1 काफ़ी बड़ा हो। मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई हो, रिपीट करिए इसको। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ ऐसा फॉर्मूला आ गया। ये जो पूरी चीज़ दिख रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि N2 डिवाइडेड बाई N1 होता है। अच्छा, ज़रा इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हो गया W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन M1। बताइए, ये W1 क्या है, मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, जो कि ग्राम में होता है। अरे भाई मोल निकालने का फॉर्मूला है यार। ठीक है, ये M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट,
और ये W1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन ग्राम, और ये M1 क्या हो गया, मोलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, है कि नहीं। फर्स्ट कंपोनेंट का मास है, फर्स्ट कंपोनेंट का मोलर मास, सेकेंड कंपोनेंट का मास, सेकेंड कंपोनेंट का मोलर मास। ये फॉर्मूला हम लोगों का बन गया, ठीक है। इसी के बेस पर, इसी फॉर्मूले के बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल और बहुत सारे सवाल लगाए जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये पढ़ लिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए, एक बार में ही समझ आ जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे भाई बात समझ आ रही कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम ही पढ़ा के हम ही समझ ले रहे हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए ये वाली चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका लिक्विड यहाँ तक भरा पड़ा है, ठीक। तो ये प्योर लिक्विड हो गया और इसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, TB। इसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, TB मतलब T0B। ये इसका क्या है, इनिशियल BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें बाहर से कोई सॉल्यूट मिलाया, कौन सा वाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बच्चों, TB फाइनल मिक्सचर की फाइनल BP, ये कैसा होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। देखो इंक्रीज कैसे करता है, जैसे ये मिलाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और इस लिक्विड का और इस एटमॉस्फेयर का, है ना, जब तक वेपर प्रेशर, यानी कि इस कंटेनर के अंदर का वेपर प्रेशर और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जब तक बराबर होगा, ठीक है, तब तक हम लोग का लिक्विड बॉयल करेगा। लेकिन जैसे आपने इसमें नॉन वोलेटाइल चीज़ मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वापस हम लोग इसको बॉयल करना चाहते हैं तो हम लोग को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि ये TB कैसा है, फाइनल यानी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, बढ़ जाएगा, है ना। ग्राफ में आपके बुक में कुछ ऐसे दिखाता है, समझिए ज़रा इस बात को। इधर है वेपर प्रेशर, ये है यहाँ पर मान लीजिए 1 ATM या फिर 1.013 बार, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कौन था, टेम्परेचर का ये ग्राफ है। यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर निकला वो निकला T0B, ये वाला, और ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये वाला, यानी कि ये पॉइंट किसके लिए है, ये है आपका सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट, ठीक। लेकिन जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाए तो ये वाली जो ग्राफ बन रहा है ये किसके लिए हो गया, TB, ये हो गया मिक्सचर के लिए, यानी ये TB किसके लिए हुआ, मिक्सचर के लिए, ये T0B किसके लिए हो गया, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना, बढ़ जाना, ठीक। तो इस पॉइंट पर यानी ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कैसा है, कम है। तो यहाँ पर चेंज पता करें हम लोग तो डेल्टा TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का चेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बड़े हुए टेम्परेचर में से छोटे हुए टेम्परेचर को माइनस कर लिया गया, और ये होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, मोलल्टी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी मोलल्टी कितनी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल्टी। यदि इस चीज़ को हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो एक कांस्टेंट आ जाता है KB, और ये मोलल्टी को मैं स्मॉल m से दिखा रहा हूँ, KB। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो KB दिख रहा है ना, इसका नाम होता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आई होगी। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इजकल टू KB मल्टीप्लाइड बाई M। ये M क्या है, मोलल्टी, ये KB आप समझ रहे हैं कांस्टेंट है, और डेल्टा TB क्या है, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है वही है। तो ये सब मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। मिटाने के बाद थोड़ा इस चीज़ को हम लोग और डिटेल में देखते हैं। देखिए
हम लोगों को मिल गया फॉर्मूला डेल्टा टी बी इजकल टू के बी और ये मोलरिटी स्मॉल एम। ठीक, तो मोलरिटी का फॉर्मूला बता दीजिए, ये सब मैंने पढ़ा ही रखा है। तो के बी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होगा, किलोग्राम में होगा। ठीक, ये कैसा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अरे भाई मोलरिटी का यही फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं यार, इसमें क्या घबराना है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ W2 अपॉन M2 1000 डिवाइडेड बाई मास। अब ये किस में हो गया, ग्राम में हो गया। बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोगों ने W2 M2 से कर लिया, क्योंकि सॉल्यूट को हमने सेकेंड कंपोनेंट माना है। ठीक, तो W2 क्या हो गया, उसका मास हो गया, M2 क्या हो गया, उसका मोलर मास हो गया। ये 1000 क्यों ऊपर आ गया, क्योंकि नीचे हम लोगों ने इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, मास ऑफ सॉल्वेंट को, तो अब ये ग्राम में है, तो 1000 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो हम लोगों ने सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों देख लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखो यहाँ पे कि ये जो मोलिकुलर मास है ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं ना, ये भी पता लगा सकते हैं, है ना, ये मालूम हो, ये मालूम हो, ये मालूम हो, ये मालूम हो, तो हम लोग यहाँ से मोलर मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पता लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, आप देखिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से पहले जो हम लोगों का आया था इधर डेल्टा पी इजकल टू पी नॉट इजकल टू क्या आया था आपका, x2 आया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पूरी क्वांटिटी इस मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो RLVP है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स पे या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ठीक है, तो हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बच्चों लोग क्या होती है, बढ़ जाती है ना, उसी तरह से किसी सॉल्यूशन का जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। समझते हैं इसको। आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, इस लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है T0F है, यानी कि क्या है, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट T0F। लेकिन जैसे ही आपने इसमें बाहर से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगी, डिक्रीज करी जाएगी। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसा आएगा बताइए। अरे भाई बड़े में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करना है, तो T0F माइनस TF, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जब इसमें सॉल्यूट मिलाया गया तो जो मोलरिटी बनी उसके सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, चेंज इन, यहाँ पर चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, ग्राफ में आपके कुछ ऐसे बना के दे रखा है बुक में, ठीक है, तो घबराना नहीं इससे। इधर ये हो गया आपका टेम्परेचर का लाइन और इधर हो गया वेपर प्रेशर का लाइन। ये हम लोगों का हो गया 1 ATM या फिर बार में 1.013 बार। ठीक, मेरे ख्याल से ये बात समझ आ रही होगी। उस सॉल्यूशन का बच्चों लोग और उस सॉल्वेंट का, ये हम लोगों का कौन हो गया, प्योर सॉल्वेंट, और इसका टेम्परेचर कितना है T0F, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर T0F। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोगों ने, है ना, जैसे ही इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए, इसका टेम्परेचर कैसा हुआ, डिक्रीज कर गया, और वो कितना हो गया, TF हो गया। तो बताइए कि टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। और वही जो चेंज आ रहा है यहाँ पे, यानी कि डेल्टा TF, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के हो गया। सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाए तो डेल्टा TF इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया KF, और ये मोलरिटी। अब ये जो KF है बच्चों लोग, इस KF का नाम है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट
कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक, है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बताइए, मेरे ख्याल से ये बात समझ आ रही होगी। और वापस से हम लोग क्या करेंगे, इस मोलरिटी का फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे, जो कि जैसे सेम अभी हुआ था। तो डेल्टा TF इजकल टू KF, और ये हो गया W2 अपॉन M2 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि अब किस में हो गया, ग्राम में हो गया। ये वाला फॉर्मूला आप पकड़ के रखिए, इससे बड़े सारे न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे, हम लोगों को इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो प्यारे बच्चों, एक बात मुझे बताओ कि ये जो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो भाई ये देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी ये वाली चीज़ सीधे सीधे मोलरिटी पे डिपेंड कर रही है। बताइए, मोलरिटी पे, यानी मोलरिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। और मोलरिटी क्या है, एक तरीके का सोल्यूट का ही तो मेजरमेंट है, सॉल्यूशन का सोल्यूट के फॉर्म में मेजरमेंट है, यानी पार्टिकल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी कुछ देर पहले मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यही बताया था। ठीक, तो हम लोगों ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लिया। अब देखते हैं सीधा सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, कभी कभार आपने ये सब सुना ही होगा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, हल्का फुल्का। आज ये समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं और दोनों कंटेनर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एक कंटेनर आपका ये हो जाए और एक कंटेनर आपका ये हो जाए, और इसको हम लोगों ने ट्यूब से जोड़ दिया, और बीच में यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, लगा दिया। ये है हम लोगों का सॉल्यूशन और ये है हम लोगों का सॉल्वेंट। ठीक है, बताइए, सॉल्वेंट का मतलब कि इसमें सिर्फ प्योर लिक्विड है, सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, यानी कि ये बाइनरी मिक्सचर हम लोगों का है ना, बाइनरी मिक्सचर है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको जोड़ के रखा गया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसी आपकी चाय की छलनी हो जाएगी। सुबह सुबह जब आप चाय बना रहे होते हैं तो बहुत सारे मटेरियल को वो क्या करता है, सेपरेट कर देती है चाय की छलनी, है ना, और बहुत सारा मटेरियल हम लोग का निकल जाता है। बताइए, तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें से सारी की सारी चीज़ें नहीं निकल जाएंगी, कुछ ही चीज़ों को परमिएट किया जाएगा, है ना, कुछ चीज़ को परमिट दी जाएगा कि इतनी सारी चीज़ें निकलेंगी, इतनी सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी। सेमी परमिएबल यानी कि बहुत सारी चीज़ों को वो रोकेगा, बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी रोकेगा। जैसे फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर में बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, है ना, बाहर निकल जाती हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके का सेमी परमिएबल हो गया। तो वैसा ही कुछ लगा हुआ है यहाँ से, यानी कि इसमें से आना जाना होगा तो सारी की सारी चीज़ें इधर उधर नहीं आएंगी जाएंगी, कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ चीज़ें जा सकती हैं। सेमी परमिएबल है, यानी कि कुछ चीज़ों को आने के लिए अनुमति है, कुछ चीज़ों के लिए जाने के लिए अनुमति है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट सारी की सारी चीज़ें चली सकती हैं, जा सकती हैं और आ सकती हैं। ठीक, अब होगा क्या, ऐसा पाया गया कि अपने आप ही, है ना, इधर से सॉल्वेंट का मूवमेंट दिखा गया। बताइए, जब ये सेटअप हम लोगों ने लगाया, जब ये सेटअप लगा के हम लोगों ने तैयार किया तो देखा कि ये अपने आप ही इधर से सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। अब सीधी सी बात है कि सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करें तो ज़रूर इस पर कोई ना कोई प्रेशर लगा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, कुछ ना कुछ इधर से धक्का दबाव दिया गया होगा, जिसकी वजह से सॉल्वेंट हमारे इधर की तरफ जा रहे हैं। बताइए, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस, तो प्यारे बच्चों, ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स सॉल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अरे भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी तो है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स सॉल्यूट टूवर्ड्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। अच्छा, दूसरे शब्दों में इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट वेयर प्रेजेंट, यानी कि सॉल्वेंट उधर की तरफ जा रहा है जहाँ पे सॉल्वेंट कम है, यानी कि सॉल्यूट उधर की तरफ ज़्यादा है। ठीक, तो ये हम लोगों का ऑस्मोसिस। अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर लगा है तभी ये यहाँ से सॉल्वेंट इधर की तरफ भाग रहा है।
तो क्या करें हम लोग, किसी वजह से पिस्टन, मान लीजिए कि ये सब कुछ सिस्टम पिस्टन पे है, ठीक है, पिस्टन पे किसी वजह से हम लोग क्या करें कि इस कंटेनर पर प्रेशर लगाने लगे, ठीक है, प्रेशर लगाने लगे, और उस प्रेशर को हम लोगों ने बोला पाई से, और वही प्रेशर हम लोगों का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। यानी कि उतने अमाउंट का प्रेशर, जितने अमाउंट का प्रेशर लगाने के बाद इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दिया जाए। यानी कि ये जो प्रोसेस आ रही थी, हमने कुछ ऐसा प्रेशर लगाया कि ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसी हुई, रुक गई। तो लगाया गया जितना भी प्रेशर है इस सेकेंड वाले है ना कंटेनर पर, वही पाई से दिखाते हैं, और उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हम लोगों का पाई, जो कि सीधा सीधा किसके बराबर होता है, CRT के बराबर होता है। T टेम्परेचर, R कांस्टेंट, C क्या है हम लोगों का, मोलेरिटी। C क्या है बच्चों, मोलेरिटी, मोलरिटी नहीं है, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, R और ये T, ठीक है। ज़रा इसको और फॉर्मूले को आगे हम लोग बढ़ाएं तो ये हो गया N2/V RT। N2 क्या है, मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, यानी कि जो सॉल्यूट इसमें मिला हुआ है, सॉल्यूट, और V वैल्यूम ऑफ द, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा और फॉर्मूले को आगे हम लोग बढ़ाए तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाई RT/V। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन लगने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि M2 क्या है आपका, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम लोग यहाँ से भी तो मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट पता कर सकते हैं, बताइए है कि नहीं। मोलिकुलर मास यहाँ से भी तो पता कर सकते हैं, यदि पाई पता हो, W2 पता हो, R पता हो, T पता हो, V पता हो, तो यहाँ से भी तो हम लोग पता कर सकते हैं। यदि ये वैल्यूम मिलीलीटर में हो जाए तो ऊपर कैसा हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए, मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें समझ आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब की खासियत क्या है कि ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। और साथ में इन चारों ही चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कोई केमिकल्स हो गया, कोई सब्सटेंस हो गया, उस अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास पता कर लिया जा सकता है। ज़्यादातर जो हम लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा आपको M या फिर C यानी कि मोलरिटी पता हो, तो जिसकी वजह से आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसमें अभी बहुत कुछ है, एप्लीकेशन वगैरह भी है, तो काफ़ी लंबी क्लास हो रही है, इसलिए इस क्लास को अभी रोकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब इस चैप्टर में मेरे ख्याल से एक आध वीडियो और आएगा और ये चैप्टर लगभग पूरा होने की स्थिति में है। ठीक है, तो कैसा लगा इस बारे में आप अपना सुझाव बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।